माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल? सभी को आवाज आ रहा है क्या? चलिए। तो आज क्या हुआ ना यार, थोड़ा सा कैमरा वगैरह का सेटिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया। कल रात में इसको निकाल के रखा हुआ था। ठीक है, सो इस कारण से थोड़ा सा आज डिले हो गया मुझे। चलिए खैर, लेट्स वी स्टार्ट फॉर टुडे क्लास। आज का क्लास हम आपके सामने स्टार्ट करते हैं। लेट्स वी स्टार्ट फॉर टुडे क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक की क्लास में मैंने आपके सामने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस खत्म कर दिया था, लामीज थ्योरम के क्वेश्चन किए थे। तो आई होप सो लामीज थ्योरम के क्वेश्चन सभी को क्लियर होंगे। अभी तक क्लियर थे ना लामीज थ्योरम वगैरह? लामीज थ्योरम के क्वेश्चंस वगैरह आई थिंक सबको क्लियर होंगे। चलिए, लेट्स वी स्टार्ट। मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूं। आज अपन थोड़ा सा ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हम एक्चुअल में फोर्स इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और ट्रस्ट भी एक फोर्स इक्विलिब्रियम का ही पार्ट होता है। सो राइट डाउन दी हेडिंग। हम थोड़ा सा ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। ट्रस्ट जिसको हम पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर का भी नाम देते हैं। सो राइट डाउन दी हेडिंग, ट्रस्ट और पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। तो हम जो बात करेंगे ट्रस्ट और पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। तो अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। ट्रस या फिर पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन अबाउट ट्रस और पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर? तो मेरे भाइयों एवं बहनों, अच्छी तरीके से सुनो। ऐसा बोला जाता है व्हेन वेरियस स्ट्रक्चरल मेंबर्स आर पिन जॉइंटेड टू ईच अदर। अगर बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर अगर एक दूसरे से पिन जॉइंटेड है। पिन जॉइंटेड का मतलब होता है एक मेंबर ऐसा है और एक मेंबर ऐसा है, और दोनों मेंबर को मैंने एक पिन के थ्रू ज्वाइंट कर दिया। पिन मतलब एक बोल्ट हो सकता है, एक रिविट हो सकता है। अगर मैं किसी बोल्ट के थ्रू या फिर रिविट के थ्रू एक मेंबर से दूसरे मेंबर को ज्वाइन कर देता हूं, सो इट इज जनरली कॉल्ड एज पिन जॉइंटेड। तो हम इसको फिर आपके सामने पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर नाम देते हैं, ठीक है ना? दिस इज जनरली कॉल्ड एज पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। उसको फिर मैं आपके सामने पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर नाम देता हूं। तो इफ आई विल टॉक अबाउट पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, तो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर जैसे कि ट्रस इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ट्रस इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। सो हमने आपसे बोला कि ट्रस इज अ पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। ऐसा लिखिए, व्हेन वेरियस स्ट्रक्चरल मेंबर्स आर पिन जॉइंटेड टू ईच अदर। व्हेन वेरियस स्ट्रक्चरल मेंबर्स व्हेन वेरियस स्ट्रक्चरल मेंबर्स, अगर बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स होंगे, व्हेन वेरियस स्ट्रक्चरल मेंबर्स आर पिन जॉइंटेड टू ईच अदर, आर पिन जॉइंटेड टू ईच अदर। अगर बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर एक दूसरे से पिन जॉइंटेड हैं, आर पिन जॉइंटेड टू ईच अदर। व्हेन वेरियस स्ट्रक्चरल मेंबर्स आर पिन जॉइंटेड टू ईच अदर, अगर वेरियस स्ट्रक्चरल मेंबर एक दूसरे से पिन जॉइंटेड हैं, when various structural members are pin jointed to each other, then it is called truss. then it is called truss तो हम then it is called truss, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो हम उसको ट्रस बोलेंगे। then it is called truss, तो हम इसको ट्रस बोलते हैं या फिर ट्रस स्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हो। then it is called truss structure। तो हमने क्या बोला? when various structural members are pin jointed to each other, जब various structural member जो है वो पिन जॉइंटेड होंगे एक दूसरे से। पिन जॉइंटेड का मतलब मैंने आपसे बोला, हमने एक मेंबर को लिया और दूसरे मेंबर को लिया और एक मेंबर से दूसरे मेंबर को एक पिन के थ्रू, एक बोल्ट के थ्रू मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना? सो आई विल से, मैंने आपके सामने डिस्कशन किया। देखिए मैं क्या डिस्कस करता हूँ। मैंने आपसे बोला कि इस तरीके से एक मेंबर हमारे पास दिखाई दे रहा है, दिस इज अ मेंबर हियर। ये हमारे पास मेंबर है और इससे मैंने क्या किया, एक अनदर मेंबर को ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। तो एक मेंबर हमारे पास ये था और एक मेंबर हमारे पास ये है, और इन दोनों मेंबर को मैंने क्या कर दिया, एक दूसरे से ज्वाइन किया। लेकिन मैं ज्वाइन कैसे कर रहा हूँ? बाय द हेल्प ऑफ पिन। पिन का मतलब होता है या तो हमने यहाँ पर बोल्ट लगा दिया या फिर हमने रिविट लगा दिया। आपने स्टील स्ट्रक्चर में बोल्ट रिविट पढ़े हैं ना बेटा? तो हमने यहाँ तो बोल्ट लगा दिया या फिर यहाँ पर रिविट लगा दिया, ठीक है ना? दोनों मेंबर को हमने लिया और दोनों मेंबर को एक पिन ज्वाइंट कर दिया। सो ये वाला जो ज्वाइंट हमारे पास दिख रहा है, दिस इज अवर पिन ज्वाइंट, है ना? ये हमारे पास पिन ज्वाइंट है। अगर इस तरीके से हमने मेंबर को जोड़ दिया, सो दिस इज जनरली कॉल्ड एज पिन ज्वाइंट। ये हमारे पास पिन ज्वाइंट है। तो एक्चुअल में जब बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर एक दूसरे से पिन ज्वाइंटेड होते हैं, पिन कनेक्टेड होते हैं, देन इट इज सेट टू बी अ ट्रस। तो हम इसको आपके सामने ट्रस का नाम देंगे, ये बात समझ लो आप। देन इट इज सेट टू बी अ ट्रस।
तो हम इन दोनों को काय का नाम देते हैं, देन इन दोनों को हम आपके सामने ट्रस का नाम देते हैं। आर यू गेट माय पॉइंट? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इट ऑलवेज बी कैरी एक्सियल लोडिंग। एक्चुअल में जो ट्रस स्ट्रक्चर होगा वो केवल और केवल एक्सियल लोड को ही कैरी करता है, ये बात समझ लो आप। सो हमने आपसे बोला, मैंने आपके सामने बोला, ट्रस ऑलवेज बी कैरी एन एक्सियल लोड। जो ट्रस होगा वो केवल और केवल एक्सियल लोड को ही कैरी करेगा। तो ट्रस ऑलवेज बी कैरी, ट्रस हमेशा कैरी करता है एक्सियल लोडिंग के लिए। तो इस तरीके से ट्रस एक्सियल लोडिंग को कैरी करेगा। तो ट्रस ऑलवेज भी कैरी एंड एक्सियल लोड, ट्रस जो होगा वो हमेशा एक्सियल लोड को ही कैरी करता है। सो मैं इसलिए आपके सामने लिख रहा हूं कि ट्रस ऑलवेज भी कैरी एक्सियल लोड। ये किसी भी तरीके के मूवमेंट वगैरह को कैरी नहीं करता, दे विल कैरी एक्सियल लोड ओनली। ये केवल एक्सियल लोड को कैरी करेगा। सर मूवमेंट कैरी क्यों नहीं करता? मूवमेंट इसलिए कैरी नहीं करता क्योंकि हम मूवमेंट अप्लाई करेंगे तो पिन जॉइंट या हिंज हिंज सपोर्ट जो है, आपने पिन जॉइंट के बारे में सुना होगा। पिन जॉइंट कभी भी मूवमेंट डेवलप यानी मूवमेंट रजिस्ट नहीं कर सकता, ये केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन को ही रजिस्ट कर सकता है। तो पिन जॉइंट जो है वो नेवर भी कैरी अ मूवमेंट, वो कभी मूवमेंट कैरी नहीं करता। अगर आप मूवमेंट अप्लाई करोगे तो दे रोटेट लाइक दिस, वो इस तरीके से रोटेट होने लगेगा। आर यू गेट माय पॉइंट? सो हमने बोला ट्रस ऑलवेज बी कैरी, ट्रस हमेशा कैरी करता है, ट्रस ऑलवेज बी कैरी एक्सियल लोडिंग। वो केवल और केवल एक्सियल लोड कैरी करेगा, क्योंकि अगर आप मूवमेंट अप्लाई करोगे तो दे रोटेट लाइक दिस, इस तरीके से रोटेट होगा। क्योंकि ट्रस स्ट्रक्चर कभी भी लाइफ में, अगर हम ट्रस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ट्रस स्ट्रक्चर पर जो पिन जॉइंट है, पिन जॉइंट कभी भी मूवमेंट डेवलप नहीं करता है, ये बात समझ लीजिए आप। सो इसलिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ट्रस ऑलवेज बी कैरी, ट्रस ऑलवेज बी कैरी एक्सियल लोडिंग। ट्रस हमेशा एक्सियल लोडिंग को ही कैरी करता है। ट्रस ऑलवेज बी कैरी एक्सियल लोडिंग, ट्रस हमेशा ट्रस ऑलवेज बी कैरी एन एक्सियल लोड, ट्रस हमेशा एक्सियल लोड को ही कैरी करेगा, ये आप समझ लो। ठीक है। अब जब मैं आपके सामने टाइप ऑफ ट्रस के बारे में बात करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब हम आपके सामने टाइप ऑफ ट्रस के बारे में बात करेंगे तो टाइप ऑफ ट्रस, तो देखिएगा जनरली 3 टाइप के ट्रस होते हैं। If I will talk about टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, जब हम आपके सामने टाइप्स ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात करते हैं, जनरली हमें 3 टाइप के ट्रस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से टाइप के ट्रस्ट देखने को मिलेगा? सो आई हैव 3 टाइप ऑफ ट्रसेस, मेरे पास 3 टाइप के ट्रसेस यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। ठीक है ना? आई हैव 3 टाइप ऑफ ट्रस्ट, हमारे पास 3 टाइप के ट्रस्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रस्ट आई विल डिस्कस, इट इज कॉल्ड ए सिंपल ट्रस्ट। इसको मैं आपके सामने सिंपल ट्रस्ट बोलता हूँ। तो पहले टाइप का ट्रस्ट जो हमारे पास दिखाई देगा, दिस टाइप ऑफ ट्रस्ट इज जनरली कॉल्ड एज सिंपल ट्रस्ट। इसको मैंने आपके सामने सिंपल ट्रस्ट बोला। ठीक है ना? सेकंड टाइप का ट्रस्ट जो हमारे पास होता है, इट इज कॉल्ड एज, द फर्स्ट इज सिंपल ट्रस्ट, सेकंड टाइप का ट्रस्ट हमारे पास जो होता है, दिस ट्रस्ट इज कॉल्ड एज कंपाउंड ट्रस्ट। इसको मैं आपके सामने अगर नाम दूंगा तो ये हमारे पास कंपाउंड ट्रस्ट है। तो द फर्स्ट इज सिंपल ट्रस्ट, अनदर इज कंपाउंड ट्रस्ट। और इसके बाद अगर मैं आपके सामने बात करता हूं तो एक और टाइप का ट्रस्ट हमें दिखाई देता है, एंड दिस ट्रस्ट इज जनरली कॉल्ड एज, उसको मैंने आपके सामने नाम दिया है, दिस ट्रस्ट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट। इसको हमने कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट बोल दिया। तो जनरली हमें 3 टाइप के ट्रस्ट गिवन यानी कि दिखाई देते हैं। द फर्स्ट trust I will discuss, it is simple trust, another is compound trust, and next trust I will discuss, it is generally called as complex trust. इसको मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट का नाम देता हूँ। तो मेरे भाइयों बहनों जरा ध्यान से सुनिएगा और मेरी बात को समझिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम जब सिंपल ट्रस्ट के बारे में बात करते हैं, तो सिंपल ट्रस्ट एकदम सिंपल ही होगा यार, कहने का मतलब इज दिस। तो इफ आई विल टॉक अबाउट, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर नाम देता हूँ कौन सा ट्रस्ट, इट इज कॉल्ड सिंपल ट्रस्ट। तो सिंपल ट्रस्ट का मतलब होता है, सिंपल ट्रस्ट का मतलब होता है कि इस ट्रस्ट में क्या होगा, 2 मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय 1 एडिशनल मेंबर। सिंपल है, 2 मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय 1 एडिशनल मेंबर। 2 मेंबर्स इन दिस ट्रस्ट, ऐसे लिखिए, इन दिस ट्रस्ट, इस ट्रस्ट में, इन दिस ट्रस्ट, अगर मैं इस ट्रस्ट के बारे में आपके सामने बात कर रहा हूं, इन दिस ट्रस्ट 2 members, in this trust 2 members are connected, in this trust 2 members are connected by 2 members are connected by 1 additional member, 2 members are connected by
one additional members. Two members are connected by one additional member. Two members are connected by one additional member. दो मेंबर्स होंगे वो कनेक्ट होंगे एक दूसरे से एक एडिशनल मेंबर के थ्रू. अब देखिए कैसे. तो मैंने आपके सामने लिखा इन अ सिंपल ट्रस्ट, इन दिस ट्रस्ट टू मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय वन एडिशनल मेंबर. ठीक है ना. दो मेंबर कनेक्ट होते हैं एक एडिशनल मेंबर के थ्रू. और इट इज जनरली ट्रायंगुलर इन शेप. ये जनरली ट्रायंगुलर शेप का ही होता है. सो ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार है ना. सो हमने आपसे बोला, मैंने आपके सामने बोला ये जनरली त्रिभुजाकार होता है, ट्रायंगुलर जिसको हम बोलते हैं. सो हमने आपसे बोला इट इज जनरली ट्रायंगुलर इन शेप. ये जनरली ट्रायंगुलर शेप का ही होता है. इट इज जनरली ट्रायंगुलर इन शेप. अब मेरी बात सुनना किस तरीके से. तो पहले अपन ये लिख लें इट इज जनरली ट्रायंगुलर इन शेप. ये ट्रायंगुलर शेप का होगा. इट इज जनरली ट्रायंगुलर इन शेप. ये हमेशा ट्रायंगुलर शेप का होगा. अब मैंने आपसे क्या बोला. सो आई विल से, मैंने आपसे बोला कि जैसे मान लीजिए आई हैव अ वन मेंबर इज देयर. ठीक है ना. और दिस इज अवर अनदर मेंबर. तो ये हमारे पास दो मेंबर हैं. तो हमने आपसे बोल दिया दिस इज अवर वन मेंबर, मेंबर नंबर वन. दिस इज अवर अनदर मेंबर. तो टू मेंबर्स हैं और दो मेंबर एक एडिशनल मेंबर के थ्रू कनेक्ट होंगे. सो एडिशनल मेंबर लाइक दिस, इस तरीके से थर्ड एडिशनल मेंबर है. दिस इज अवर सॉरी दिस इज अवर थर्ड एडिशनल मेंबर. तो अगर दो मेंबर को मैंने एक तीसरे एडिशनल मेंबर के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो दिस ट्रस्ट इज सेट टू बी अ सिंपल ट्रस्ट. इतनी बात सबको क्लियर है क्या? प्लीज गिव मी आंसर. और पिन जॉइंट अगर है तो इसको रिप्रेजेंट लाइक दिस, इस तरीके से हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक दूसरे से पिन जॉइंटेड है. नाउ स्टेटमेंट इज क्लियर राइट नाउ. सभी को स्टेटमेंट क्लियर है? ठीक है. तो हमने आपके सामने बोला व्हेन टू मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय वन एडिशनल मेंबर. अगर दो मेंबर एक एडिशनल मेंबर से कनेक्टेड है देन दिस ट्रस्ट इज सेट टू बी अ सिंपल ट्रस्ट. तो हम इस ट्रस्ट को सिंपल ट्रस्ट बोल सकते हैं. थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ ट्रस्ट. हमने आपके सामने डिस्कस किया एंड दिस टाइप ऑफ ट्रस्ट इज जनरली कॉल्ड एज कंपाउंड ट्रस्ट. कंपाउंड ट्रस्ट. अच्छा, सभी लोगों को इसका मतलब ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा. कंपाउंड मतलब जोड़ के बनाने वाला. तो अगर मैं दो या फिर दो से ज्यादा सिंपल ट्रस्ट को, बड़े ध्यान से सुनना, इफ two or more than two simple trusts are connected by additional members. ठीक है ना. और लिंक, हमने आपसे बोला अगर दो या फिर दो से ज्यादा सिंपल ट्रस्ट एक दूसरे से एडिशनल मेंबर या फिर किसी भी लिंक के थ्रू कनेक्टेड हैं तो फिर उस ट्रस्ट को मैं आपके सामने कंपाउंड ट्रस्ट बोल सकता हूं. सो मैंने आपसे बोला व्हेन टू और मोर देन टू सिंपल ट्रस्ट. सो मैंने आपके सामने लिखा व्हेन two or more than two simple trusts. When two or more than two simple trusts. When two or more than two simple trusts. When two or more than two simple trusts are connected. When two or more than two simple trusts are connected. Are connected by by additional member, by additional member, by additional member or link, or by link, then trust is said to be compound trust. Then trust is said to be a compound trust. तो हम ट्रस्ट को क्या बोल सकते हैं? Then trust is said to be a compound trust. ठीक है ना. सो मैंने बोला when two or more than two simple trusts are connected. अगर दो या फिर दो से ज्यादा सिंपल ट्रस्ट को हम कनेक्ट करेंगे when two or more than two simple trusts are connected by additional members or by link. ठीक है ना. अगर हम दो या फिर दो से ज्यादा सिंपल ट्रस्ट को एक एडिशनल मेंबर या फिर लिंक के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं देन ट्रस्ट इज सेड टू बी अ कंपाउंड ट्रस्ट. तो वो ट्रस्ट हमारा कंपाउंड ट्रस्ट कहलाएगा. ठीक है बच्चों. अब सर कैसा दिखेगा कंपाउंड ट्रस्ट? तो देखो बड़े ध्यान से, मैं कंपाउंड ट्रस्ट आपके सामने बनाता हूँ.
तो मैंने आपके सामने बोला सपोज दैट आई हैव अ सिंपल ट्रस्ट, ये हमारे पास एक सिंपल ट्रस्ट है, ठीक है, और दिस इज ऑल्सो अ सिंपल ट्रस्ट। तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल ट्रस्ट को दूसरे सिंपल ट्रस्ट से इस तरीके से कनेक्ट करूंगा बाय द हेल्प ऑफ सम एडिशनल मेंबर्स। अब एडिशनल मेंबर का मतलब क्या है, तो हमने इसको ट्रस्ट को इस ट्रस्ट से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, दिस ट्रस्ट इज कनेक्टेड बाय दिस, और दिस ट्रस्ट इज कनेक्ट बाय दिस। तो ये जो हमें आपके सामने येलो कलर से या फिर ये लाइट येलो कलर से जो ये दिखाई दे रहा है, लाइट ग्रीन कलर से ये जो मेंबर दिखाई दे रहे हैं, these members are said to be a additional member, ये हमारे पास एडिशनल मेंबर है। तो दिस इज अ एडिशनल मेंबर, जबकि ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये एक सिंपल ट्रस्ट है, दिस इज अवर सिंपल ट्रस्ट। और सिमिलरली ये जो अंदर वाला हमें दिखाई दे रहा है ये भी एक प्रकार से क्या है, दिस इज ऑल्सो अ सिंपल ट्रस्ट, ये भी हमारे पास एक सिंपल ट्रस्ट है। तो आई विल से दिस इज ऑल्सो अ सिंपल ट्रस्ट, ठीक है। और हमने आपसे बोला ये दोनों सिंपल ट्रस्ट एक एडिशनल मेंबर से कनेक्टेड है। तो आई विल से ये दोनों सिंपल ट्रस्ट एक एडिशनल मेंबर से क्या है, ये एडिशनल मेंबर से कनेक्टेड है। तो बोथ दी सिंपल ऑल दी सिंपल ट्रसेस आर कनेक्टेड बाय एडिशनल मेंबर, ये एडिशनल मेंबर से कनेक्टेड है। तो उस कंडीशन में ये कंपाउंड ट्रस्ट का पार्ट होगा। सबको क्लियर हो रहा है क्या? So this trust is generally called as compound trust when two or more than two simple trusts are connected by additional member, है ना। तो दो सिंपल ट्रस्ट हमने एडिशनल मेंबर से कनेक्ट कर दिए, सो इट इज जनरली कॉल्ड एज कंपाउंड ट्रस्ट। स्टूडेंट्स आर गेटिंग माय पॉइंट प्रॉपर्ली? सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं। एक और टाइप का ट्रस्ट हमारे पास होता है, द थर्ड टाइप ऑफ ट्रस्ट विच आई विल डिस्कस हियर। जो थर्ड टाइप का ट्रस्ट मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, दिस ट्रस्ट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट। हमने दो टाइप के ट्रस्ट पढ़ लिए, एक हमने सिंपल ट्रस्ट पढ़ लिया बेटा, एक हमने कंपाउंड ट्रस्ट पढ़ लिया। नाउ आई विल डिस्कस अ थर्ड टाइप ऑफ ट्रस्ट, इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट। सो if I will talk about the complex trust here, अगर मैं आपके सामने complex trust की बात करूं, if I am discussing about complex trust, तो अगर मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट के बारे में डिस्कशन करता हूं, कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन अबाउट कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट? तो ऐसा बोला जाता है, अ ट्रस्ट इज सेड टू बी अ कॉम्प्लेक्स इफ इट इज नाइदर सिंपल नॉर भी कंपाउंड। अगर कोई भी ट्रस्ट ना तो सिंपल है और ना ही कंपाउंड है, तो फिर वो ट्रस्ट एक कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट कहलाएगा, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला अ ट्रस्ट मैंने आपसे बोला अ ट्रस्ट विच नाइदर कंपाउंड अ ट्रस्ट विच नाइदर कंपाउंड नॉर बी कॉम्प्लेक्स, सॉरी नॉर बी, ऐसा लिखिए, अ ट्रस्ट नाइदर सिंपल a trust neither simple nor be compound, a trust neither simple nor be compound, called as complex trust, called as complex trust, ठीक है ना। तो मैंने आपसे बोला अ ट्रस्ट विच नाइदर सिंपल नॉर बी कंपाउंड, ऐसा ट्रस्ट जो ना तो सिंपल है ना ही कंपाउंड है। वेरी सिंपल, अ ट्रस्ट विच नाइदर सिंपल नॉर बी कंपाउंड, ऐसा ट्रस्ट जो ना तो सिंपल है ना ही कंपाउंड है, कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट, हम उसको आपके सामने कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट, मैं आपको उसके सामने कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट बोलूंगा, ठीक। अब कैसा, अच्छा जनरली जो कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट होता है वो हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर बनता है, वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नहीं बनता, जबकि सिंपल ट्रस्ट और कंपाउंड ट्रस्ट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर थे, ठीक है ना। लगभग जनरली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के तरीके से देखने को मिलेंगे। लेकिन इफ आई विल टॉक अबाउट, यदि मैं आपके सामने बात करता हूं, मैं अगर आपके सामने यहाँ पर डिस्कशन करूं, तो याद रखना कि कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट हमेशा एक हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। सो हमने आपसे बोला
हमने आपसे बोला कॉम्प्लेक्स ट्रस इज अ हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स ट्रस इज अ हेक्सागोनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना, हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर, ये हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से, मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर मैं बनाऊंगा इसको लाइक दिस, इस तरीके से हमें एक ट्रस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ट्रस स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस तरीके से हमें ये ट्रस स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। So this structure is said to be a hexagonal truss, sorry, complex truss। ये जो ट्रस हमारे लिए दिख रहा है, this truss is said to be a complex truss। ठीक है ना, ये ट्रस हमारे पास कैसा ट्रस है? So this truss is said to be a complex truss। इस ट्रस को मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स ट्रस बोलूंगा। तो ये जो ट्रस हमारे पास दिख रहा है, दिस ट्रस इज said to be a complex truss। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्रस है। ठीक है, तो ये जो ट्रस हमारे पास दिखाई दे रहा है, दिस ट्रस इज सेट टू बी अ कॉम्प्लेक्स ट्रस। क्लियर हुआ बच्चों? तो दिस ट्रस इज सेट टू बी अ कॉम्प्लेक्स ट्रस, ये कॉम्प्लेक्स ट्रस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीन टाइप के ट्रस होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास जैसे सिंपल ट्रस है, एक हमारे पास कंपाउंड ट्रस है, और एक आई विल डिस्कस अ कॉम्प्लेक्स ट्रस। तो ये हमारे पास जो दिख रहा था, इट इज अवर कंपाउंड ट्रस। दिस इज कंपाउंड ट्रस। अच्छा, अब मेरी बात को सुनिए, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ और किस तरीके से मैं चीजों को डिस्कस करूंगा मेरे भाइयों बहन। देखो, ये तो एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आया होगा, सर ये कहाँ यूज होते हैं। बेटा, जनरली जब हम बात करते हैं आपके सामने ट्रस स्ट्रक्चर के बारे में, तो ट्रस स्ट्रक्चर जनरली ब्रिजेस में यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, जब हम टावर्स बनाते हैं तो टावर्स में भी ट्रस स्ट्रक्चर यूज हो सकते हैं, ब्रिज में भी ट्रस स्ट्रक्चर यूज हो सकते हैं। जब हम कोई भी इंडस्ट्री बनाते हैं तो इंडस्ट्री का रूफ होता है, इंडस्ट्री का जो रूफ होता है उसके नीचे ट्रस यूज होता है। तो बहुत सारी यूजेस हैं ट्रस के। जनरली ट्रस के मेनली यूज तीन जगह देखने को मिलते हैं, या तो ब्रिज में देखने को मिलता है, हाँ फ्लाईओवर में, या फिर ब्रिज में। इसके बाद जनरली जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री की रूफ जो डिजाइन होती है, रूफ के नीचे ट्रस स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। ठीक है ना, और टावर्स वगैरह जब आप बनाते हो, आपने टावर देखे ना, बिजली के ऐसे टावर्स होते हैं, मोबाइल के टावर, इस तरीके से टावर्स होते हैं लाइक दिस। ये हमारे पास टावर्स हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इन टावर में इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है, तो दिस इज अ ट्रस स्ट्रक्चर। ये एक प्रकार से ट्रस स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो यूज बहुत सारे हैं, ऐसा यूज तो बहुत सारे हैं। चलिए, अब मैं एक्चुअल में इसलिए ज्यादा डेप्थ आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि अभी अपन टॉस नहीं पढ़ रहे हैं। अगर अपन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ते तो मैं इसको बहुत डेप्थ में ले जाता, लेकिन अपन मैकेनिक्स के हिसाब से अभी इसको कवर करेंगे। अच्छा, अब देखिएगा मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक्चुअल में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट भी है, ट्रस्ट को हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, लेकिन हम अभी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखें तो देखिए, मैंने आपसे यहाँ पर लिख रहा हूं मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट। हम ट्रस्ट को क्लासिफाई करें अगर, इफ आई विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट, हम ट्रस्ट का क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट, लेकिन काय के बेसिस पर? स्ट्रक्चरल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर। सो हम आपके सामने बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, on the basis of structural analysis point of view।
हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट को किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रक्चरल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर हम ट्रस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। सो आई विल डिस्कस हियर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरी बात को सुनिए, व्हाट हैपन, क्या होने वाला रहेगा बच्चों, ठीक है ना। मेरी बात को सुनिएगा, व्हाट हैपन, क्या होने वाला रहेगा। तो मैंने आपके सामने डिस्कशन किया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। जब मैं बात करता हूं, नाउ सी हियर, तो जनरली हम ट्रस्ट को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम ट्रस्ट को तीन तरीके से क्लासिफाई करेंगे। देखो, एक ट्रस्ट हमारे पास होता है, इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट ट्रस्ट। एक ट्रस्ट हमारे पास होता है, इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट ट्रस्ट, ठीक है ना। तो हमने आपसे बोला एक ट्रस्ट हमारे पास है, इट इज अ परफेक्ट ट्रस्ट। नाम सुना है कभी लाइफ में परफेक्ट ट्रस्ट? अगर कभी कॉलेज वगैरह में पढ़ा हो और आपने नाम सुना हो परफेक्ट ट्रस्ट, तो हमने आपसे बोला जो पहला होता है, इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट ट्रस्ट, उसको हमने परफेक्ट ट्रस्ट बोला। कोई बात नहीं, नहीं सुना नाम तो मैं बताऊंगा। सेकंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम आपके सामने बोलते हैं, जो सेकंड टाइप का हमारे पास जो होगा, इट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल ट्रस्ट। एक हमारे पास होता है, दिस ट्रस्ट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल ट्रस्ट। अनस्टेबल ट्रस्ट का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज कोलैप्सिबल ट्रस्ट। अनस्टेबल ट्रस्ट का एक और नाम होता है, इट इज कॉल्ड एज कोलैप्सिबल ट्रस्ट। तो हमने आपसे बोला अनस्टेबल ट्रस्ट, इसका एक और नाम होता है, इट इज कॉल्ड एज कोलैप्सिबल ट्रस्ट, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड कोलैप्सिबल ट्रस्ट। इसके बाद एक और टाइप का ट्रस्ट स्ट्रक्चर हमारे पास, यानी एक और तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, और वो होता है ओवर स्ट्रिप ट्रस्ट। ओवर स्ट्रिप ट्रस्ट, ठीक है। इसका एक और नाम है, अगर हम ओवर स्ट्रिप ट्रस्ट के एक और नाम के बारे में बात करें, ओवर स्ट्रिप ट्रस्ट को मैं आपके सामने रिडंडेंट ट्रस्ट भी बोलता हूं। मैं आपके सामने रिडंडेंट ट्रस्ट भी इसको बोलूंगा। क्या बोलूंगा? रिडंडेंट ट्रस्ट। सो मैंने आपके सामने क्या बोला है, अच्छे तरीके से सुनिए और अच्छे तरीके से समझिए। मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर काम करेंगे, तो हमारे पास तीन टाइप के ट्रस्ट हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे, तो हम जनरली ट्रस्ट को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रस्ट आई विल डिस्कस, इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट ट्रस्ट, ठीक है ना, परफेक्ट ट्रस्ट। सेकंड हमने आपसे बोला अनस्टेबल ट्रस्ट, और इसका नाम होता है कोलैप्सिबल ट्रस्ट। और थर्ड हमने बोला ओवर स्ट्रिप ट्रस्ट, या फिर इसका एक और नाम होता है, इट इज कॉल्ड एज रिडंडेंट ट्रस्ट, ठीक। अब सर कैसे पता करेंगे कौन सा ट्रस्ट ओवर स्ट्रिप है, कैसे पता करेंगे कौन सा ट्रस्ट परफेक्ट है, और कैसे पता करेंगे कि कौन सा ट्रस्ट कोलैप्सिबल है या अनस्टेबल है? बड़े ध्यान से सुनिए। जनरली ऐसा बोला जाता है बच्चों, इफ आई विल टॉक अबाउट, जनरली ऐसा बोला जाता है। अब देखिए क्या बोला जाता है, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं। मैंने बोला इफ m इज इक्वल टू 2j-3, ये कंडीशन होती है। मैंने बोला जब m इज इक्वल टू 2j-3, m का वैल्यू जब 2j-3 के बराबर होगा। सर स्क्रीन दिख नहीं रही, यहाँ तो सब कुछ क्लियर है, आप लोगों को दिख रहा है क्या स्क्रीन? एनीबडी एल्स? बाकी सभी बच्चों को दिख रहा है, क्लियर है ना? हाँ हाँ, यहाँ भी क्लियर है। मैंने आपके सामने क्या बोला, अच्छी तरीके से बताओ।
मैंने आपसे बोला कि इफ m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, अगर m का वैल्यू 2j माइनस 3 के बराबर है, तो अगर m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, अगर m का वैल्यू 2j माइनस 3 के बराबर है, तो उस कंडीशन में ऐसा बोला जाता है कि ट्रस इज सेट टू बी अ परफेक्ट ट्रस। ठीक है ना? तो उस कंडीशन में क्या है, m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, तो इसका मतलब है कि ट्रस इज सेट टू बी अ परफेक्ट ट्रस। लेकिन अब बात आ रही है m का मतलब क्या है सर? तो m का मतलब होता है मेंबर प्रोवाइडेड, आपने कितने मेंबर प्रोवाइड किए हैं। m का मतलब क्या है, मेंबर प्रोवाइडेड, आपने कितने मेंबर प्रोवाइड किए हैं। समझ रहे हो भाई? मेंबर प्रोवाइडेड, आपने जितने मेंबर प्रोवाइड किए हैं वो है m। सो m इज द मेंबर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो m क्या है, m इज द मेंबर प्रोवाइडेड, आपने कितने मेंबर प्रोवाइड किए हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेंबर प्रोवाइडेड। गेट माय पॉइंट? यहां पर j का मतलब क्या है, तो j का मतलब है नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। j का मतलब हमारे पास क्या होता है, तो j का मतलब हमारे पास होता है नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, कितने नंबर ऑफ ज्वाइंट्स आर अवेलेबल। तो दीज आर दी j, इसको हमने j बोला। j इज जनरली कॉल्ड एज नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, कितने नंबर ऑफ ज्वाइंट्स आर अवेलेबल, कितने नंबर ऑफ ज्वाइंट यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। आप याद रखना, एक्चुअल में 2j माइनस 3 का पूरा मतलब होता है, एक्चुअल में जैसे m है, m इज द मेंबर प्रोवाइडेड, इसी तरीके से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो 2j माइनस 3 का जो पूरा टर्म्स है ना, ठीक है ना, 2j माइनस 3, इसको बोला जाता है मेंबर रिक्वायर्ड। मेंबर रिक्वायर्ड, क्या बोलूंगा मैं इसको, इसको मैंने आपसे बोला मेंबर रिक्वायर्ड। Are you get my point? 2j minus 3 is the member required. तो मैंने m का मतलब बोला मेंबर प्रोवाइडेड, कितने मेंबर प्रोवाइडेड हैं, 2j माइनस 3 को हम बोलेंगे मेंबर रिक्वायर्ड। अगर मेंबर प्रोवाइडेड का वैल्यू मेंबर रिक्वायर्ड के बराबर है, तो इसका मतलब द ट्रस्ट इज सेट टू बी अ परफेक्ट ट्रस्ट। आप समझ रहे हो मेरी बात? मान लो आपने ट्रस्ट में 5 मेंबर प्रोवाइड किए, और फिर आपने 2j माइनस 3 से निकाला कि यार हाँ 5 ही मेंबर रिक्वायर्ड हैं, तो जितने मेंबर प्रोवाइड किए उतने ही रिक्वायर्ड थे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब द ट्रस्ट इज सेट टू बी अ परफेक्ट ट्रस्ट, वो हमारा परफेक्ट ट्रस्ट है। गेट माय पॉइंट? अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होगा कि अगर मान लीजिए m इज लेसर देन 2j माइनस 3, m इज लेसर देन 2j माइनस 3, m का वैल्यू अगर 2j माइनस 3 से कम है, ठीक है ना, आप चिंता मत करो, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करो, बस अभी आराम से सुनो। m इज लेसर देन 2j माइनस 3, अगर m का वैल्यू 2j माइनस 3 से कम है, यार क्या इसका मतलब ये है ना, कि इसका मतलब ये, तो इसका मतलब यही बोल रहा हूं ना मैं कि मेंबर प्रोवाइडेड का वैल्यू इज लेसर देन मेंबर रिक्वायर्ड। मेंबर प्रोवाइडेड का वैल्यू क्या है, लेसर देन है मेंबर रिक्वायर्ड से। इसका मतलब यही है ना भैया, मेंबर प्रोवाइडेड इज लेसर देन मेंबर रिक्वायर्ड। सही बात बोल रहा हूं? आप मुझे खुद बताइए मेरे भाइयों, आप मुझे खुद बताइए, क्या हमारे पास अगर 10 मेंबर की जरूरत है, 10 मेंबर का रिक्वायरमेंट है, और अगर आप 8 मेंबर प्रोवाइड करोगे, तो क्या हमारा ट्रस्ट खड़ा रह पाएगा, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा रह पाएगा या टूट जाएगा या कोलैप्स कर जाएगा? एनीबडी एल्स? अरे सबको क्लियर है यार, कोलैप्स कर जाएगा। हमें 10 रोटी की भूख है, आप हमें 8 रोटी खाने दे रहे हो यार, भूख भूख खत्म हो जाएगी क्या? नहीं हो जाएगी यार। हमें 10 मेंबर की जरूरत है, आप 8 प्रोवाइड कर रहे हो यार, कैसे मेंबर सही रह पाएगा, वो तो कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए इट इज जनरली कॉल्ड एज कोलैप्सिबल ट्रस्ट और अनस्टेबल, ये स्टेबल रह ही नहीं पाएगा, ये टूट के गिर जाएगा, इट इज कॉल्ड अनस्टेबल ट्रस्ट। आई यू गेट माय पॉइंट? तो इस ट्रस्ट को मैं आपके सामने क्या बोलूंगा, दिस ट्रस्ट इज सेट टू बी अनस्टेबल ट्रस्ट, इसको अनस्टेबल ट्रस्ट बोला जाता है। वेरी सिंपल। इसी तरीके से एक होता है ओवर स्टिफ और रिडंडेंट ट्रस्ट। अब इसका मतलब क्या है, हाँ जिंदा नहीं रहेगा, वही है, टूट के गिर जाएगा।
अगर मान लीजिए m का वैल्यू इज ग्रेटर देन 2j-3, अगर m का वैल्यू 2j-3 से ज्यादा है, मैंने आपसे बोला m इज ग्रेटर देन 2j-3, m का वैल्यू 2j-3 से ज्यादा है, इसका मतलब मेंबर प्रोवाइडेड का वैल्यू अगर ग्रेटर देन है मेंबर रिक्वायर्ड से, मेंबर प्रोवाइडेड का वैल्यू इज ग्रेटर देन मेंबर रिक्वायर्ड, अगर मेंबर प्रोवाइडेड का वैल्यू मेंबर रिक्वायर्ड से ज्यादा है, समझ रहे हो मेरी बात? इफ मेंबर प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन मेंबर रिक्वायर्ड, अगर मेंबर प्रोवाइडेड का वैल्यू मेंबर रिक्वायर्ड से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इफ मेंबर प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन मेंबर रिक्वायर्ड, अगर मेंबर प्रोवाइडेड का वैल्यू मेंबर रिक्वायर्ड से ज्यादा है, तो द ट्रस्ट इज सेट टू बी अ ओवर स्ट्रिप ट्रस्ट, तो हमारा जो ट्रस्ट होगा वो ओवर स्ट्रिप ट्रस्ट कहलाएगा, और कॉल्ड एज रिडंडेंट ट्रस्ट, या फिर हम उसको रिडंडेंट ट्रस्ट बोलेंगे। आप समझो, अगर हमें 5 मेंबर की जरूरत है, हमारे लिए 5 मेंबर रिक्वायर्ड हैं, और आप 8 मेंबर प्रोवाइड कर दो, ठीक है ना, 5 की जरूरत है, आप 8 मेंबर प्रोवाइड कर दो, यार क्या ट्रस्ट टूटेगा कभी? अरे बताओ, क्या ट्रस्ट टूटेगा कभी? कभी ट्रस्ट नहीं टूट सकता, तो ये ट्रस्ट स्टेबल तो रहेगा, ये ट्रस्ट स्टेबल तो रहेगा। आपने कभी कभार देखा होगा, हमारे लिए 2 रोटी की भूख होती है और हम 3 रोटी खा लें, होता है ना, कभी कभार मम्मी खिला देती है, हमारे लिए 2 रोटी की भूख होती है और मम्मी 3 रोटी खिला दें, तो आज हम क्या बोलते हैं? आज हमने ओवर खा लिया यार, आज मैं ओवर हो गया, ऐसे ही बोलते हो ना यार, आज मैंने ओवर खा लिया यार, आज मैं ओवर हो गया, ऐसा ही तो बोला जाता है, आज मैंने ओवर खा लिया यार, आज मैं ओवर हो गया। सही बात है, तो एक्चुअल में इट इज अ ओवर स्टिफ, यानी कि इतनी जरूरत नहीं थी, आपने फालतू में 3 मेंबर एक्स्ट्रा पेल दिए या ज्यादा मेंबर पेल दिए, तो इट इज ओवर स्टिफ, ये ओवर स्टिफ हो गया। आर यू गेट माई पॉइंट? दैट दिस ट्रस्ट इज सेट टू बी अ ओवर स्टिफ ट्रस्ट, तो फिर हम इस ट्रस्ट को आपके सामने ओवर स्टिफ ट्रस्ट बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अब देखिए मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ आज की क्लास में, जो आज का क्लास है, आज की क्लास में मैं आपके सामने जो पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा केवल और केवल काय के लिए परफेक्ट, यानी आज की क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें जो पढ़ाया जाता है केवल और केवल पढ़ाया जाता है परफेक्ट ट्रस्ट, ठीक है। बाकी अनस्टेबल ट्रस्ट या ओवर स्ट्रिप ट्रस्ट पढ़ने के लिए हमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। आर यू गेट माई पॉइंट? तो अब मैंने आपसे बोला हमें केवल परफेक्ट ट्रस्ट के बारे में पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आपके सामने एक ट्रस्ट बनाया, बहुत ध्यान से सुनना, आई विल से, मैं आपके सामने एक ट्रस्ट बना रहा हूं, हे भगवान। तो अगर मान लीजिए हमने इस तरीके से आपके सामने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट लाइक दिस, ट्रस्ट लाइक दिस, एक अपने मन से मैंने कोई भी ट्रस्ट ले लिया, ठीक है ना, आई विल से ट्रस्ट हियर, मैंने अपने मन से कोई भी ट्रस्ट ले लिया ट्रस्ट लाइक दिस, और मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप हमें ये बता दो ये वाला ट्रस्ट परफेक्ट है, ओवर स्टिफ है, या फिर अनस्टेबल, यानी कि कोलैप्सिबल है। प्लीज गिव मी आंसर, ये ट्रस्ट कैसा ट्रस्ट है, आप मुझे ये बता दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बता दो, ये ट्रस्ट स्टेबल है यानी परफेक्ट है, ये ट्रस्ट कोलैप्सिबल है, या फिर ये ट्रस्ट ओवर स्टिफ है, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो। मैं आपको 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं, आराम से बता दीजिए।
हाँ भाई, आया आंसर। मैंने आपसे सिंपल पूछा, आप मुझे ये बता दीजिए कि ओवर स्टिफ है, रिडंडेंट लग, अरे लग रहा से मतलब नहीं है यार भाई, निकालो यार, कैलकुलेट करो, लग रहा क्या होता है। सबसे पहले मैं ये देख लूंगा कि कितने मेंबर प्रोवाइडेड हैं। सबसे पहले मैं ये देख लूंगा कितने मेंबर प्रोवाइडेड हैं। तो मेंबर कितने प्रोवाइड हैं कैसे गिनना पड़ेंगे, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो हमारे पास मेंबर प्रोवाइडेड है 33। 33 मेंबर इज प्रोवाइडेड, 33 नंबर ऑफ मेंबर्स आर प्रोवाइडेड। एक बार आप लोग भी गिन लीजिए, सही गिना ना मैंने? एक बार आप लोग भी गिन लीजिए, मैंने आई थिंक सही गिना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तो 33 नंबर ऑफ मेंबर्स आते हैं। ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कितने मेंबर रिक्वायर्ड है, मेंबर कितने रिक्वायर्ड हैं, तो मेंबर कितने रिक्वायर्ड है मतलब हमें निकालना पड़ेगा 2j-3। ऐसे ही तो निकालेंगे 2j-3, ऐसे ही निकालोगे ना भैया 2j-3। तो मैंने आपके सामने बोला 2j-3 ज्वाइंट बताइए जरा, ज्वाइंट कितने हैं, तो ज्वाइंट गिनने का तरीका देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × ज्वाइंट का वैल्यू है 18 -3, तो 18 दूना 36 में से 3 गए तो मेरी समझ से आ गए 33। यानी भैया m का वैल्यू 2j-3 के बराबर है। समझ रहे हो? तो बताओ बच्चों कौन सा ट्रस्ट हुआ यार, मेंबर प्रोवाइडेड इज इक्वल टू मेंबर रिक्वायर्ड ना। यहाँ पर यही आ रहा है ना कि जितने मेंबर हमने प्रोवाइड किए, मेंबर प्रोवाइडेड इज इक्वल टू मेंबर रिक्वायर्ड, member provided is equal to member required. That means m is equal to 2j-3। दैट मीन्स m का वैल्यू 2j-3 के बराबर होगा। तो अगर मेंबर प्रोवाइडेड इज इक्वल टू मेंबर रिक्वायर्ड, दैट मीन्स 2j-3, m इज इक्वल टू 2j-3, इसका मतलब दैट इट इज परफेक्ट ट्रस्ट। ये कैसा ट्रस्ट होगा बेटा, ये ट्रस्ट हमारा एक प्रकार से देखा जाए सो इट इज अ परफेक्ट ट्रस्ट, ये हमारा परफेक्ट ट्रस्ट होगा। सभी बच्चों के खोपड़े में घुस रही है बातें? देन दिस ट्रस्ट इज सेड टू बी अ परफेक्ट ट्रस्ट, ये परफेक्ट ट्रस्ट है। तो आपको हवाबाजी नहीं करनी, तुक्काबाजी नहीं करनी, देख के बताने पड़ते हैं कि ये ट्रस्ट परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है। ठीक है ना, लेकिन नहीं, आप लोग को तो तुक्काबाजी करनी है भैया, तुक्काबाजी नहीं करनी है ना। चलो एक क्वेश्चन और मेरे पास गिवन था, मैं आपको देता हूं एक और क्वेश्चन, देखिए एक और क्वेश्चन देखिए। सी हियर प्लीज व्हाट हैपन। सी हियर प्लीज, एक और क्वेश्चन देखिएगा। समझ में तो आ रहा है ना सभी को भैया अच्छे तरीके से?
सभी, हाँ, अरे तो जाओ, हमने आपसे बोला, नाउ सी हियर प्लीज। मैंने आपसे बोला एक और क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एंड द क्वेश्चन लाइक दिस। इस तरीके से हमारे पास एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर इज गिवन, ठीक है। ये हमसे सिंपल पूछ रहा है, ये हमसे सिंपल पूछ रहा है, आप बता दो ये ट्रस्ट परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, कैसा है? प्लीज गिव मी आंसर। ये ट्रस्ट परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, कैसा है? मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ। एनीबडी एल्स? जल्दी से बताइए, ये ट्रस्ट परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, कैसा है? स्टिफ है, इम्परफेक्ट है? इम्परफेक्ट मतलब कोलेप्सिबल? जल्दी बताइए कैसा ट्रस्ट है? ओवर स्टिफ है, रिडंडेंट है? चलिए खैर देखते हैं, देखते हैं। हाँ, यानी ओवर स्टिफ को रिडंडेंट बोलते हैं ना। सी, सो मैंने आपके सामने सबसे पहले देखा, हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर प्रोवाइडेड, कितने मेंबर प्रोवाइडेड। तो मेंबर प्रोवाइडेड गिनने का तरीका हमने बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मेंबर्स आर देयर। सही बात है, 10 मेंबर्स आर देयर। एक्चुअल में ये ज्वाइंट है ना बीच में, इसलिए इनको चार गिनना पड़ेगा। अगर ये ज्वाइंट नहीं होता तो फिर ये 2 मेंबर होते, ठीक है ना। एक्चुअल में ये ज्वाइंट है इसलिए चार गिनने पड़ेंगे, ये बीच में ज्वाइंट है इसलिए चार गिनने पड़ेंगे। अगर ये ज्वाइंट नहीं होता तो फिर हम इसको 2 मेंबर गिनते, 1 2, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए। तो मेंबर प्रोवाइडेड इज 10, हमारे पास 10 मेंबर प्रोवाइडेड है। मैंने आपके सामने बोला, हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2j-3, इतने नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ज्वाइंट बताओ, तो एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट, चार ज्वाइंट, पांच ज्वाइंट, छह ज्वाइंट। 2 × 6 - 3, तो 6 दूना 12, 12 में से 3 गए, कितना बचा? 9। भाई 12 में से 3 गए, हमारे पास 9 ही बचा ना, हमारे पास 9 बचा। तो यानी कि कहने का मतलब, मेंबर आपने जो प्रोवाइड किए हैं, मेंबर प्रोवाइडेड का वैल्यू मेंबर रिक्वायर्ड से ज्यादा आ गया भैया, मेंबर रिक्वायर्ड से ज्यादा आ गया। मेंबर प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन मेंबर रिक्वायर्ड, दैट मींस, इसका मतलब क्या है? दैट मींस m का वैल्यू इज ग्रेटर देन 2j-3। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रस्ट ओवर स्टिफ या फिर रिडंडेंट है, ठीक है ना। इट इज ओवर स्टिफ या फिर रिडंडेंट, यानी 9 मेंबर की जरूरत है, आपने 10 पेल दिए। तो इसका मतलब दिस ट्रस्ट इज, ये वाला जो ट्रस्ट होगा ये कैसा कहलाएगा? तो अगर मैं इस ट्रस्ट की बात करता हूं, m इज ग्रेटर देन 2j-3, तो इसका मतलब क्या है?
इसका सीधा सीधा मतलब है बच्चों, इसका सीधा सीधा मतलब है इट इज ओवर स्टिफ, या तो ये ओवर स्टिफ है और वी कैन से रिडंडेंट। तो इट इज सेड टू बी ओवर स्टिफ और रिडंडेंट, या तो ये ट्रस हमारा ओवर स्टिफ ट्रस होगा और या फिर दिस ट्रस इज सेड टू बी रिडंडेंट ट्रस। सबको क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो ओवर स्टिफ है या रिडंडेंट है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मेरी बात, मेरे भाई थोड़ी सी आगे चलिए और समझने की कोशिश करिएगा मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने आपसे बोला अगर हम मेथड ऑफ एनालिसिस की बात करें भाई, अब हम एक्चुअल में हम सिर्फ परफेक्ट, हम इस वाली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में केवल परफेक्ट ट्रस पर फोकस करेंगे। यानी कि अनस्टेबल ट्रस या कोलैप्सिबल ट्रस, ओवर स्ट्रिप ट्रस और रिडंडेंट ट्रस, ये टॉस का पार्ट है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। सो हमें केवल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में परफेक्ट ट्रस को ही एनालाइज करना पड़ेगा। सो राइट डाउन दी हेडिंग प्लीज, मेथड टू एनालाइज परफेक्ट ट्रस। कौन कौन सी मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम परफेक्ट ट्रस्ट को एनालाइज कर सकते हैं। सो हमने आपके सामने बोला मेथड्स टू एनालाइज परफेक्ट ट्रस्ट। मेथड्स टू एनालाइज परफेक्ट ट्रस्ट। परफेक्ट ट्रस्ट को एनालाइज करने की हमारे पास कौन कौन सी मेथड हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। मेथड्स टू एनालाइज परफेक्ट ट्रस्ट। अगर मैं परफेक्ट ट्रस्ट को एनालाइज करना चाहता हूं, सो आई हैव अ फोर मेथड सर, वी हैव टू गो फॉर परफेक्ट ट्रस्ट। नो नीति, सो वी हैव टू गो का क्या मतलब है? सो वी हैव टू गो का क्या मतलब है? एक्चुअल में हम अगर चाहें तो ओवर स्ट्रिप ट्रस्ट को भी एनालाइज करते हैं, वो बनाते भी हैं, समझ रहे हो, लेकिन वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का पार्ट है एक्चुअल में, क्योंकि वो वाला जो ट्रस्ट है वो इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट है। अभी आप डिटर्मिनेट इंडिटर्मिनेट जानती नहीं हो, वो अपन लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी अपन पढ़ते दोनों टाइप के ट्रस्ट, हाँ हम अनस्टेबल ट्रस्ट नहीं बनाते, बाकी हम परफेक्ट ट्रस्ट या ओवर स्ट्रिप ट्रस्ट तो बनाते हैं, ठीक है। अभी अपन देखेंगे। मैंने बोला मेथड टू एनालाइज परफेक्ट ट्रस्ट। इस परफेक्ट ट्रस्ट को एनालाइज करने की कौन कौन सी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो देयर आर फोर मेथड्स, हमारे पास चार मेथड, ठीक है ना। हमने आपसे बोला पहला मेथड जो हमारे पास मिलता है, द फर्स्ट मेथड। तो मैंने आपसे बोला देयर आर फोर मेथड, हमारे पास चार मेथड हैं, देयर आर फोर मेथड्स, हमारे पास चार मेथड होंगे। अब चार मेथड कौन कौन सी हैं? देयर आर फोर मेथड्स। The first method is method of joint. The first method which I will discuss here, it is called as method of joint. ये पहली मेथड होती है, उसका हमने नाम दिया इट इज कॉल्ड मेथड ऑफ ज्वाइंट। आपने नाम सुना है क्या? तो पहला मेथड जो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ ज्वाइंट, उसको मैंने आपके सामने मेथड ऑफ ज्वाइंट बोला, ठीक है। द फर्स्ट मेथड विच आई विल डिस्कस, जो पहला मेथड मैं डिस्कस करूंगा, इट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ ज्वाइंट। सेकेंड मेथड जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, द फर्स्ट इज मेथड ऑफ ज्वाइंट, पहला तो हमारे पास मेथड ऑफ ज्वाइंट हो गया। द another method which I will discuss, it is called as method of section. तो एक हमारे पास हो गया मेथड ऑफ ज्वाइंट, एक हमारे पास हो गया मेथड ऑफ सेक्शन, एक हमारे पास जो मेथड है इट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल मेथड। द नेक्स्ट मेथड आई विल डिस्कस हियर, इट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल मेथड, इसको हमने ग्राफिकल मेथड बोल दिया, ठीक है ना। द मेथड इज सेट टू बी अ ग्राफिकल मेथड, एक हमारे पास ग्राफिकल मेथड है। और एक और मेथड होता है, उसका नाम है मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट। द नेक्स्ट इज मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट।
द नेक्स्ट इज मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट। अच्छा, ग्राफिकल मेथड का एक और नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज बार चेन मेथड। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो ग्राफिकल मेथड, ये ग्राफिकल मेथड ही, यानी इसका एक और नाम होता है बार चेन मेथड। तो हमने आपसे बोला देयर आर 4 मेथड्स, हमारे पास 4 मेथड है। ठीक है ना। अब सर हमारे सिलेबस में क्या चारों हैं? नहीं, हमारे सिलेबस में केवल 2 ही मेथड पढ़नी पड़ेंगी। द फर्स्ट इज मेथड ऑफ जॉइंट, अनदर इज मेथड ऑफ सेक्शन। हम केवल आपके सामने 2 ही मेथड डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस में, यानी इंजीनियरिंग में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके सिलेबस में 2 ही मेथड। आई थिंक आपने कॉलेज में भी ये दोनों नहीं पढ़ी होंगी, मैंने भी नहीं पढ़ी। ठीक है ना, हमें भी 2 ही पढ़ाई गई, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, मेरी बात को समझिए और मेरी बात को थोड़ा सुनने की कोशिश करिएगा, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात को समझिए और मेरी बात को सुनने की कोशिश करिएगा। व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, हम आपसे क्या डिस्कस करना चाहते हैं। मैंने आपसे बोला कि जब अपन मेथड ऑफ जॉइंट या फिर मेथड ऑफ सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इन मेथड को करने के लिए मुझे आपके सामने कुछ साइन कन्वेंशंस यूज करने पड़ते हैं। ठीक है ना। अब साइन कन्वेंशन क्या यूज करने पड़ेंगे, चाहे हम मेथड ऑफ जॉइंट पढ़ें चाहे हम मेथड ऑफ सेक्शन पढ़ें, दोनों के लिए मुझे जॉइंट साइन कन्वेंशन कंसीडर करने पड़ते हैं। सो आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ साइन कन्वेंशन। हम आपके सामने कुछ साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। हमें क्या क्या साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी फोर्स जॉइंट से अवे जा रहा है, अवे का मतलब दूर जा रहा है, आप समझो मेरी बात। मैंने बोला मैंने बोला फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट। मैं आपसे बोल रहा हूं फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट। अगर कोई भी फोर्स है और वो जॉइंट से अवे जा रहा है, ठीक है, मैंने आपसे बोला अगर कोई भी फोर्स है और वो जॉइंट से अवे जा रहा है, फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट इज कंसीडर एज टेंशन, इज कंसीडर एज टेंशन। हम उसको टेंशन फोर्स कंसीडर करेंगे। कहने का मतलब इज दिस कि अगर हमारे पास ये जॉइंट है और इससे एक फोर्स जा रहा है अवे, लाइक दिस, और अनदर फोर्स लाइक दिस, इस तरीके से अवे जा रहे हैं, अगर फोर्स जॉइंट से अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो इट इज कंसीडर्ड एज अ टेंशन, हम उसको टेंशन कंसीडर करेंगे। और याद रखना, टेंशन ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, हम टेंशन को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ये बात याद रखिएगा। जहां कहीं पर भी टेंशन आ रहा होगा, टेंशन टेंशन ऑलवेज बी कंसीडर टेंशन ऑलवेज बी कंसीडर पॉजिटिव। ठीक है ना, आपको टेंशन को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करना है। अगर कोई भी फोर्स टेंसाइल नेचर का है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, अब कैसे कंसीडर करेंगे वो हम सब आपको बताएंगे, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है ना, मैं आपको बताऊंगा। आप तो बस आराम से मेरी बातों को सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। सो मैंने आपके सामने बोला एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, एक बहुत ही सिंपल टास्क आई विल डिस्कस, मैंने आपके सामने डिस्कशन किया। और टास्क हमारे पास क्या है बच्चों? टास्क हमने आपसे बोला, मैंने टास्क आपके सामने बोला, टेंशन ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। अगर हमारे फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द जॉइंट जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द जॉइंट, ये सब याद रखना, अवे फ्रॉम द जॉइंट। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं फोर्स टूवर्ड फ्रॉम द जॉइंट, फोर्स टूवर्ड फ्रॉम द जॉइंट, अगर हमारे फोर्स टूवर्ड फ्रॉम द जॉइंट जा रहे हैं, इज कंसीडर्ड एज कॉम्प्रेशन, तो हम उसको कॉम्प्रेशन कंसीडर करेंगे। अगर फोर्सेस आर टूवर्ड फ्रॉम द जॉइंट, अगर हमारे फोर्स टूवर्ड फ्रॉम द जॉइंट हैं, इज कंसीडर्ड एज कॉम्प्रेशन, तो आप उसको क्या करोगे? तो आप उसको कॉम्प्रेशन कंसीडर करोगे।
फोर्सेस आर टूवर्ड फ्रॉम द जॉइंट, अगर फोर्स जो है वो जॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो कंसीडर्ड एज अ कॉम्प्रेशन, तो हम उसको कॉम्प्रेशन कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल हियर, जैसे ये हमारे पास जॉइंट है और टूवर्ड का मतलब एक फोर्स आ रहा है लाइक दिस, इस तरीके से, another force like this, it is a toward from the joint, so it is compression। याद रखिए, compression always be considered as a negative, compression always be considered as negative, compression always be considered as negative। आप compression को हमेशा negative ही consider करें, compression always be considered as negative, ठीक है ना। आप compression को हमेशा negative consider करें। अब बात ये आ रही है, सर ये जरूरी है क्या, मैं टेंशन पॉजिटिव लूं compression नेगेटिव? नहीं, आप उल्टा भी ले सकते हो, compression पॉजिटिव टेंशन नेगेटिव, ठीक है ना। लेकिन मैं ऐसे साइन कन्वेंशन यूज करता हूं, ये किताबों में भी ऐसे ही दिए हो, इसलिए आप भी ऐसे यूज करें, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब ये साइन कन्वेंशन अपन ने कर लिया, अब अपन स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ ज्वाइंट। तो आप बता दो, आज की क्लास से स्टार्ट करना है या फिर कल की क्लास से वी विल स्टार्ट मेथड ऑफ ज्वाइंट? आप मुझे आज अभी बता दीजिए, आप आज की क्लास में मेथड ऑफ ज्वाइंट पढ़ाएंगे या फिर कल? चलिए, सो फॉर फ्रॉम टुमारो क्लास, कल की क्लास से, अच्छा नेक्स्ट क्लास का हो गया, ठीक है, तो कल की क्लास से वी विल स्टार्ट मेथड ऑफ ज्वाइंट, ठीक है ना। तो एक ही क्लास में आई थिंक खत्म हो जाना चाहिए मेथड ऑफ ज्वाइंट और सेक्शन, देखते हैं, नहीं तो एक आध और क्लास ले लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच टुडे क्लास बच्चों, थैंक्स एवरीवन, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।